हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। आज का जो क्लास है आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जो क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है, क्या क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है उसका 5वां चैप्टर, और जिसका नाम क्या है पृष्ठ रसायन, क्या जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, और जिसे हम लोग क्या है सरफेस केमिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्या जिसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। और आज इस चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ प्लस में जो PYQ क्वेश्चन है जो कि 2011 से लेकर के क्या है कि 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछा गया है सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि यदि आप कम समय में पढ़ करके एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो PYQ क्वेश्चन का करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कम से कम आप क्या कीजिए कि 2015 से लेकर के 2024 तक जितना भी प्रश्न बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया है सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज आप तैयार कर लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है और मैं 100% श्योरिटी के साथ यह कह सकता हूं कि यदि आप क्वेश्चन बैंक और प्लस में मॉडल पेपर दोनों को कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि क्या है कि हम क्या करते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे टारगेट का जो मॉडल पेपर होगा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो। और उसके साथ ही साथ हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं, डायरेक्शन बताते रहते हैं कि यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट टॉपर हो या डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो या 10 टॉपर के श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपको अभी से किस तरह से तैयारी करना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हमारा जो चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री है, क्या सरफेस केमिस्ट्री है जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है, क्या क्लास 12 केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो प्रश्न है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, क्या किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या करेंगे इतना लिखें, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नंबरिंग करके लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला कारक क्या है अधिशोषक एवं अधिशोष की प्रकृति, क्या है अधिशोषक एवं अधिशोष की प्रकृति। और दूसरा कारक के बारे में बात किया जाए तो दूसरा क्या है अधिशोषक की सतह के क्षेत्र, क्या अधिशोषक जो होता है उसके सतह का जो क्षेत्रफल होता है वह भी है। और उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे क्या है तीसरा जो है प्रायोगिक परिस्थिति, क्या है प्रायोगिक परिस्थिति। और चौथा यहाँ पे क्या है चौथा जो है किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को जो प्रभावित करता है, चौथा यहाँ पे क्या है ताप है, क्या चौथा जो कारक है ताप है। और पांचवा जो कारक है दाब है, क्या पांचवा कारक दाब है। मतलब सीधा साधी समझा जाए तो किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक है यही सब है, क्या यही सब कारक है। और इतना यदि आप एग्जाम में लिख देते हैं तो इससे क्या है 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। आप लोग देखिए मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे यहाँ आप लोग जब भी आंसर लिखते हैं आपके क्लास का क्या होगा कि एक टॉपर भी लिखता है और एक आप भी लिखते हैं। तो टॉपर को क्या होता है कि पूरा में से पूरा अंक दिया जाता है और आपको कुछ ही अंक मिलता है। तो इसका क्या वजह रहता है, तो बिना वजह के तो नहीं होगा। इसका यही कारण रहता है कि जो टॉपर होता है उसके राइटिंग स्किल जो होता है आपसे अलग होता है, उसका राइटिंग लिखने का जो तरीका होता है वह अलग होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले शब्द लिमिट पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। आंसर राइटिंग में क्या करना चाहिए आपको अपना लिखावट को बढ़िया बनाना चाहिए। और दूसरा काम क्या करना चाहिए उसके साथ साथ ही स्पीड, और उसके बाद एक अच्छा आंसर लिखने का जो बेस्ट तरीका होता है उस पर क्या करना चाहिए फोकस करना चाहिए। तो चलिए आज के मतलब जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे यहाँ पे दूसरा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया है दूसरा 2013 में पूछा गया था और 2024 में पूछा गया, क्या 2013 में पूछा गया था और 2024 में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिक अधिशोषण, क्या भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के मुख्य अंतर क्या है।
मतलब सीधा सा समझिए ना कि यहाँ पे दो गो है, पहला भौतिक अधिशोषण है और दूसरा का है रासायनिक अधिशोषण, और इस दोनों में अंतर को आपको बताना है कि इसमें क्या अंतर है। तो जब भी आप अंतर लिखिए तो सबसे पहला जिसमें अंतर लिखने के लिए बोला जाए तो उससे पहले है भूमिका का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक पेन से उत्तर लिखेंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, यही लिखने का तरीका होता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे दूसरे लाइन से कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हम इतना दूर जो लिखे हैं इतना, ये सब क्या हो गया, भूमिका बन गया। क्या भूमिका बन गया, इतना आपको हर हाल में लिखना है। और उसके बाद अब अंतर लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्या आप लोग कैसे लिखिएगा कि आपका मान लिया जाए यहाँ से पेज दिया गया है तो इसको दो भाग में डिवाइड कीजिए। क्या दो भाग में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। एक तरफ लिख देना है जो भौतिक अधिशोषण और एक तरफ आपको लिख देना है रासायनिक अधिशोषण, और नंबरिंग करके क्या करना, अंतर लिखना है। लेकिन हम यहाँ पर नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं था, इसीलिए हम क्या किए हैं, सिंपल सा लिख दें। लेकिन आपको जो टेक्निक बताए हैं उसी टेक्निक पे काम करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आता है, भौतिक अधिशोषण। क्या भौतिक अधिशोषण, तो भौतिक अधिशोषण में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला अंतर लिखेंगे कि इसमें दुर्बल वांडर वाल बल लगा होता है। क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडर बल लगा हुआ होता है। और उसी तरह फिर अगला यहाँ पे जब आप लिखिएगा रासायनिक अधिशोषण के तरफ, क्या रासायनिक अधिशोषण के तरफ, तो इसमें एक नंबर में दीजिएगा कि जबकि इसमें रासायनिक बंधन लगा होता है। क्या होता है कि रासायनिक बंधन लगा होता है। उसके बाद दूसरा जो अंतर यहाँ पे आता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या है कि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि यह उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, यह उत्क्रमणीय होता है। लेकिन यहाँ रासायनिक अधिशोषण के बारे में यदि बात किया जाए तो रासायनिक अधिशोषण जो होता है यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या, अनुत्क्रमणीय होता है। देखिए अंतर एकदम स्पष्ट पता चल रहा है। और इसीलिए हम आपको बोले हैं कि अपना जो पेज रहेगा उसको दो भाग में डिवाइड करके अंतर को लिखना है, डिफरेंस को लिखना है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे अंतर क्या लिखेंगे, तीसरा अंतर हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि इसके लिए अधिशोषण की ऊष्मा लगभग 30 से 40 केजी जूल प्रति मोल होती है। क्या केजी जूल प्रति मोल होती है, 30 से 40। लेकिन रासायनिक अधिशोषण के लिए, क्या रासायनिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा जो होती है लगभग 80 से 240 केजी जूल प्रति मोल होती है। क्या केजी जूल प्रति मोल होती है। और चौथा अंतर क्या लिखेंगे, चौथा अंतर यही है कि भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाती है। क्या होती है कि भौतिक अधिशोषण जो होती है बहुआण्विक स्तर को बनाती है। उसके बाद चौथा इसे में क्या लिखेंगे, क्या चौथा इसे में क्या लिखेंगे कि जबकि रासायनिक अधिशोषण आणविक स्तर, एक आणविक स्तर बनाती है। यहाँ पे क्या कर लीजिएगा स्तर, क्या एक आणविक। यहाँ से अंतर सीधा सा स्पष्ट हो रहा है कि भौतिक अधिशोषण जो होता है बहुआण्विक बनाएगा, लेकिन रासायनिक अधिशोषण जो होता है एक आणविक स्तर का निर्माण करता है। उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे अंतर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है पांचवा अंतर क्या है, सीधा सा समझिएगा कि ताप बढ़ने पर यह घटता है। मतलब भौतिक अधिशोषण जो है ना ताप बढ़ने पे घटता है। और यहाँ पे क्या है, इसमें रासायनिक अधिशोषण में आप क्या लिख दीजिएगा कि जबकि यहाँ से क्या लिखिएगा, जबकि ताप बढ़ने के साथ रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है। देखिए एकदम जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। और यदि आप इस तरह से डिफिनेशन को 5 गो डिफिनेशन कम से कम इसमें से 2 गो या 3 गो भी लिखिएगा ना तो पूरा 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। क्या 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। और आप यदि इतना लिख देते हैं तो बहुत बेहतर है। और एग्जामिनर में उतना दम नहीं है कि आपका नंबर काट ले। तो सबसे पहला क्या कीजिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि इसी तरह से हम प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं। और यदि आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है कि मेरा मनोबल भी बढ़ता है। तो उसके बाद अगला प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है कि शोषण किसे कहते हैं। क्या शोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। 2023 में पूछा गया था, क्या 2023 में पूछा गया था कि शोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। और यहाँ स्टूडेंट की देखिए मिस्टेक क्या करते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और शोषण का मतलब समझ लेते हैं कि जो हम लोग श्वास लेते हैं ना तो वह शोषण है। लेकिन शोषण यहाँ से लिखावट से भी डिफरेंट है। लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग क्या कीजिए
लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि श्वसन नदी सांस लेने वाला जो रहता है वो बायोलॉजी में पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में नहीं। तो इस श्वसन जो बारे में बात किया जा रहा है वह दूसरा श्वसन है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे। सबसे पहले ब्लैक पेन से उत्तर देंगे। हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, क्योंकि आप एग्जाम में ऐसा गलती नहीं कीजिए। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, शोषण लिखिएगा। क्या शोषण लिखिएगा। और देखिए हम मिस्टेक क्या किए, यहाँ पे उत्तर लिखे और इसी लाइन में यहाँ पे शोषण लिख दिए हैं। थोड़ा सा एट्रैक्टिव नहीं देखने में लग रहा। हमको क्या करना चाहिए था कि इस लाइन को छोड़ना चाहिए था और यहाँ से लिखना चाहिए था और फिर नीचे वाला लाइन से आंसर लिखना चाहिए था। आप लोग सुधार लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, शोषण हेडिंग बनाए। हेडिंग बनाना ज़्यादा जरूरी रहता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या है कि वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ संपन्न होती है शोषण कहलाता है। एकदम बिल्कुल आसान और सटीक डिफिनेशन आपके लिए लाए हैं, क्योंकि क्या है कि एक बेहतर अंक के लिए आप यदि एक टॉपर बनना चाहते हैं तो शब्द लिमिट का ध्यान देना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला क्या है कि शोषण का सिंपल डिफिनेशन है कि वह प्रक्रिया जिसमें कि अधिशोषण जिसमें कि अधिशोषण और अवशोषण जो है दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होती है। मतलब एक के साथ यदि अधिशोषण भी हो जाए और अवशोषण भी हो जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शोषण कहते हैं। क्या उसे ही हम लोग शोषण कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा इसका उदाहरण दे देना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में जंतु चारकोल रंगीन पदार्थ का अधिशोषण व अवशोषण कर लेता है। मतलब क्या होता है कि चीनी उद्योग में जो जंतु चारकोल रहता है वो क्या करता है कि रंगीन पदार्थ का अधिशोषण भी करता है और अवशोषण भी कर लेता है। बस आपको इतना क्या करना है, लिख देना है। और उसके बाद अगला जो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चौथा प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि 2023 में पूछा गया है, इसलिए इसको आप क्या कर दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा। तो प्रश्न क्या कहता है कि किसी गैस के ठोस में विलयन का एक उदाहरण दें। क्या है कि किसी गैस के ठोस में विलयन के एक उदाहरण देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को दे देंगे। तो पैलेडियम में हाइड्रोजन एक ठोस विलयन है। क्या है कि पैलेडियम में हाइड्रोजन जो है एक ठोस विलयन है। यहाँ हाइड्रोजन गैस एक विलेय है। क्या हाइड्रोजन गैस जो है एक विलेय है और पैलेडियम एक ठोस विलायक है। बस इतना आपको लिखना है। बिल्कुल आसान है, क्योंकि 2 नंबर वाला है, इसलिए इसमें शब्द लिमिट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 5वां प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो 5वां प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, जो कि 2022 में पूछा गया है और 2025 के लिए, क्या 2025 के लिए इसको इम्पोर्टेंट कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है कि समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण दें। क्या करना है कि समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण दोनों का क्या करना, एक एक उदाहरण देना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग ब्लैक पेन से यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। उसके बाद इस लाइन को छोड़ के नीचे वाला लाइन में वो भी इसकी इस तरह से एंगल बना करके लिखना है। तो क्या हम लोग लिखेंगे कि समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण के लिए एक एक उदाहरण निम्नलिखित है। ये क्या बना, यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये भूमिका का निर्माण किए हैं और भूमिका का निर्माण करना जरूरी होता है ताकि आपका जो आंसर राइटिंग स्किल हो वह डेवलप हो और अच्छा आंसर राइटिंग आपका जो आंसर राइटिंग है थोड़ा सा अच्छा देखने में लगे और एग्जामिनर को हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है पॉइंट में करके लिख दिए कि समांगी उत्प्रेरण के लिए। तो समांगी उत्प्रेरण के लिए क्या किए, एक उदाहरण कि शीशा कक्ष विधि में SO2 का ऑक्सीकरण। ठीक है। और दूसरा क्या है, विसमांगी उत्प्रेरण के लिए एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ से हेडिंग बना दिए क्या, विसमांगी उत्प्रेरण के लिए। तो विसमांगी उत्प्रेरण का एक जो उदाहरण है माय डियर स्टूडेंट कि हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया निर्माण। क्या हाइबर विधि के द्वारा अमोनिया निर्माण। और यदि आप इसका इक्वेशन भी लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन लिख दीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा। लेकिन फिर क्या है 2 नंबर का यहाँ प्रश्न है तो इसमें ज़रूरी नहीं है, आप इतना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे 6ठा प्रश्न के बारे में बात किया जाए जो कि 2015 में पूछा गया है। तो प्रश्न क्या है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। क्या टिंडल प्रभाव क्या है, व्याख्या करें। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आप लोग क्या है कि इसको देखिए क्या कीजिए, सबसे पहला आपका जो केमिस्ट्री का नोट्स है ना, आप जो नोट्स बनाए हैं उसको निकालिए और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को निकालिए और उसके बाद जो क्वेश्चन पिछला साल में पूछा गया उसको क्या करते जाइए, आप
टिक करते जाइए और क्वेश्चन को टिक कीजिए। और ये जो पूछा गया है कि 2021 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, इस तरह से आप लिख दीजिए। और जो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं रहता है उसको वहाँ पे क्या कर लीजिए, आप थोड़ा सा नोट बना लीजिए, ठीक है। उसको आप क्या नोट कर लीजिए, वहाँ से आप लिख लीजिए और इस तरह से आप लिखिएगा और इस तरह से आप अपना पढ़ाई कीजिएगा तो आपको एक बेहतर अंक जरूर आएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे टिंडल प्रभाव, क्या टिंडल प्रभाव के बारे में बात किया कर रहे थे। तो यहाँ से सबसे पहला हेडिंग बना देना है टिंडल प्रभाव। क्या टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव क्या है, तो किसी कोलाइडी विलयन में, क्या किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने की परिघटना टिंडल प्रभाव मतलब कि टिंडल इफेक्ट कहलाती है। मतलब सीधा सा यहाँ पे इसका डिफिनेशन यही है कि टिंडल प्रभाव क्या है कि किसी कोलाइडी विलयन में, क्या किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का परिकीर्णन होने की जो घटना है ना, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इसमें थोड़ा सा लिख देना है कि यह प्रभाव छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। क्या विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि टिंडल प्रभाव को, क्या टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। क्या टिंडल प्रभाव को टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है, मतलब टिंडल स्कैटरिंग भी कहा जाता है। उसके बाद 7वां जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर प्रश्न है और 2025 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। क्या है 2025 के लिए कि 2014 और 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ पे कि पेप्टीकरण पद को परिभाषित करें। क्या है यहाँ पे एक शब्द आया है, पद आया है कि पेप्टीकरण, इसको क्या करना है, परिभाषित करना है। तो पेप्टीकरण क्या है, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहला काम यही करेंगे, एक बेस्ट आंसर लिखने का जो मेथड होता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे, उसके अनुसार हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला ब्लैक पेन से यहाँ पे उत्तर लेना और इस लिखना और इस लाइन को छोड़ देना है। उसके बाद इसके जस्ट सामने यहाँ से दूसरका लाइन में पेप्टीकरण हेडिंग बना देना है। क्या हेडिंग बना देना है, तो यहाँ से हम क्या किए, हेडिंग बना दिए और यदि इसे आप इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं तो आपका आंसर और अट्रैक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि पेप्टीकरण जो क्या है, तो किसी अवक्षेप में वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलाइडी सॉल्व बनाने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। मतलब कोलाइडी विलयन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही पेप्टीकरण कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या उदाहरण के लिए क्या है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़े अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH का होल 3 का कोलाइडी विलयन बनता है। यही एग्जाम्पल लिख देना है और इतना काफ़ी है। और इसके लिए क्या है कि 2 में से 2 अंक जरूर दिया जाएगा। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, क्या है यहाँ पे कि ब्राउनी गति जो है, क्या है ब्राउनी गति क्या है, 2024 में पूछा गया था और इसको हम कर देते हैं कि 2025 में नहीं आएगा। कि 2025 में नहीं आएगा क्योंकि हम नहीं बोलेंगे कि आपको इसमें बेकार का टाइम इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। क्या 2024 में पूछा जा चुका है और उसके बाद अगला साल तुरंत नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले इसको भी देख लेते हैं कि ब्राउनी गति। तो इस तरह से हम लोग हेडिंग बना दिए ब्राउनिंग गति। आपको क्या करना था, यहाँ से बना था अगला लाइन में हेडिंग, लेकिन कोई बात नहीं आप बना लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि कोलाइडी कणों की विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति, क्या है कि कोलाइडी कणों की विभिन्न दिशाओं में अनियमित जो गति होती है ब्राउनी गति कहलाती है। बस छोटा सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें थोड़ा सा और क्या लिखना है कि इस गति को सबसे पहले फजल रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। क्या इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहा जाता है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देख लिए हैं कि आपका जो पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री है, इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया है, सभी का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। और यदि मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और नेक्स्ट जो क्लास है किस चैप्टर के में आपको दिक्कत है, किस चैप्टर पर चाहिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।